हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के मनोविज्ञान की कक्षा में हम टॉपिक लिए हैं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अभिप्रेरणा होती है वो अधिगम के लिए प्राणवायु या राजमार्ग का कार्य करती है, हाईवे का कार्य करती है। बहुत ही ज़रूरी है। अगर अभिप्रेरणा नहीं होगा तो अधिगम भी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली बच्चों के अंदर। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अभिप्रेरणा शब्द है वो आया कहाँ से है। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? मूवेयर शब्द से हुई है। आपका ये प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। जब अपन ने संवेग पढ़े थे तो संवेग है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की ई मूवेयर शब्द से हुई है, ई मूवेयर। और जो मोटिवेशन है ये मूवेयर शब्द से हुई है, सिर्फ ई का फर्क है। मूवेयर शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्रियाकलाप की गति। इसको भी इम्पोर्टेंट लगा देना। मूवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है ये पूछा जा सकता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम धातु से मानी जाती है। किस शब्द से मानी जाती है? मूवेयर शब्द से मानी जाती है। किस धातु से मानी जाती है? मोटम धातु से मानी जाती है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा देना। बहुत सी पुस्तकों वाले नहीं देते हैं। इसके समानार्थी शब्द, मतलब मोटम के समानार्थी क्या क्या शब्द होते हैं? मोटर, मोशन और मूव। तो इन शब्द का, ये जो तीनों शब्द हैं, इनका अर्थ भी क्या होता है? एक तरह से गति करना या फिर हलचल मचाना ही होता है। अब देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हैं अभिप्रेरणा को समझाने के लिए। तो सबसे जबरदस्त परिभाषा जो दी है वो स्किनर महोदय ने दी है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। सबसे अच्छा हाईवे है किसका? सीखने का, अभिप्रेरणा। तो इसको वेरी मोस्ट लगा लेना। कई बार पूछ लिया है, आपको पूछ सकता है दोबारा से। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित लक्ष्य की ओर उत्तेजित करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को एक्साइट करती है, किसके लिए? एक डेफिनेट व्यवहार करने के लिए और निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए। एक लक्ष्य होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका निश्चित लक्ष्य है कोई ना कोई कि मेरे को रीट की एग्जाम फाइट करनी है। तीसरी परिभाषा दी है ब्लेयर, जॉन और सिम्पसन ने। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आवरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। इन्होंने अभिप्रेरणा को एक प्रक्रिया बताया जिसके अंदर बहुत सारी आंतरिक शक्तियाँ होती है और उन शक्तियों के माध्यम से व्यक्ति बाहर की तरफ विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित हो जाता है। ये शक्तियाँ बाहर की तरफ निर्देशित हो जाती हैं। गुडमोदे ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, इसको मोस्ट लगा लेना, गुड की परिभाषा को। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। जैसे आप बैठे हैं और आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया कि यार तेरे को आईएएस बनना है, तो आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट कर दिया और 1 घंटे तक भाषणबाजी कर दिया आपके पास में और पूरी तरह से कह दिया कि तू बन सकता है। तो इसके बाद में आप आईएएस बनने के लिए पढ़ने लग जाएंगे, पढ़ाई को जारी भी रखेंगे और नियमित रूप से भी उसको करेंगे, मतलब रेगुलरली भी उसको करेंगे। तो इसको मोस्ट लगा लेना भाई। मैकडोनाल्ड के अनुसार व्यक्ति के अंदर होने वाली ऊर्जा का परिवर्तन, मतलब व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। बेरोन बर्न और अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक भी कैसी? काल्पनिक है, वास्तव में अंदर बैठी नहीं है, भौतिक रूप से विद्यमान नहीं अंदर। पहली बात तो आंतरिक है और दूसरी बात काल्पनिक है, जो व्यवहार करने के लिए शक्ति देती है, मतलब पावर देती है व्यक्ति को कोई भी व्यवहार करने के लिए, और एक विशिष्ट व्यवहार की ओर व्यक्ति को ले जाती है। विशिष्ट व्यवहार कह लो या विशिष्ट लक्ष्य कह लो, एक ही बात है। तो ये बेरोन की परिभाषा थी। इसको भी आप मोस्ट लगा लेना मेरी तरफ से। आपको तो नहीं लग रही होगी लेकिन ये मेरी तरफ से हो जाती है। एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करती है। अभिप्रेरणा होती है
उसके अंदर एक से ज्यादा प्रभाव किस मनोवैज्ञानिक ने बताए? एटकिंसन ने। केवल एक ही प्रकार का प्रभाव नहीं होता है, एक से अधिक प्रकार के प्रभाव होते हैं और व्यक्ति के अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, काम करने की एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाता है व्यक्ति, एटकिंसन के अनुसार। ड्रेवर, देखो ड्रेवर ने स्पेशल एग्जाम डेफिनेशन दी है, किस तरह से स्पेशल है देखिए, इसको पढ़िए। अभिप्रेरणा एक भावात्मक और क्रियात्मक कारक है। जैसे अधिगम किस प्रकार का कार्य किस प्रकार की प्रक्रिया है? भावात्मक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, इस तरह से आ जाता है। तो इसी प्रकार से अभिप्रेरणा किस प्रकार की चीज है? एक भावात्मक और क्रियात्मक, मतलब इसके अंदर इमोशन भी होते हैं, एक्टिविटी भी होती है, जो चेतन तथा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने के कार्य करते हैं। व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य जो होते हैं, दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, एक तो चेतन लक्ष्य और एक अचेतन लक्ष्य। अचेतन लक्ष्य वो जो दमित उद्देश्य होते उसके या फिर लक्ष्य होते हैं। तो मोटिवेशन होता है वो दोनों के दोनों लक्ष्य के अंदर व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। कौन? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मॉर्गन किंग और अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर लेकर जाता है। इसको भी मोस्ट लगा लेना। बेरोन ने क्या कहा, मॉर्गन ने क्या कहा है? मॉर्गन ने कहा कि प्रेरक तथा कर्षण बल। प्रेरक को मतलब कहते हैं फोर्स और कर्षण बल को बोलते हैं पुलिंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स होता है प्रेरक बल और ये पुलिंग फोर्स होता है, मतलब एक तो खींचना और एक धकेलना। तो ये कहता है प्रेरणा, अभिप्रेरणा होती है वो खींचती है और धकेलती है, दोनों का ही कार्य करती है। किसकी ओर? लक्ष्य की ओर, और व्यवहार को निरंतर लेके जाती है, खास लक्ष्य की ओर निरंतर लेके जाती है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट परिभाषा आती है वुडवर्थ, इसको मोस्ट लगा लेना। अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदर्शित करता है और तात्कालिक बल है। किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को तात्कालिक बल बताया है? काल्पनिक नहीं है, तात्कालिक है। व्यक्ति अब ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो तात्कालिक बल कहाँ से मिल रहा है? वुडवर्थ के अनुसार वो अभिप्रेरणा से मिल रहा है। लोवेल के अनुसार अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है और उसकी ओर ले जाती है एवं आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अर्थात अब लोवेल के अनुसार अभिप्रेरणा आवश्यकता पर डिपेंड करती है और आवश्यकता होने पर ही अभिप्रेरणा होती है व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए आपको नौकरी की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, तो आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मेरे को नौकरी लगना है। आवश्यकता के कारण से आपने ऐसा किया। अगर आपके पास पैसे हो या गुजारा कर सकें, आप बिजनेस हो कोई, तो आप नौकरी की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं है। क्रेचफील्ड के अनुसार, इसको भी मोस्ट लगा लेना, ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा ही लेना भाई, आपको 2 बार लिख दिया हूं मैं यहाँ पे। क्रेचफील्ड ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप कोचिंग क्यों जाते हैं, आप यूट्यूब क्यों देखते हैं, आप फेसबुक क्यों चलाते हैं, आप खाना क्यों खाते हैं, कोई भी क्यों का उत्तर आएगा, उसका उत्तर अभिप्रेरणा होगा। कोई ना कोई मोटिवेशन है आपका, कोई ना कोई मोटिव है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे भी अभिप्रेरक, मोटिव्स, जो वुडवर्थ ने कॉन्सेप्ट्स दी थी उनकी। नेक्स्ट परिभाषा दी है, बहुत ही अच्छी परिभाषा, ये आ चुकी है आपके, मोस्ट लगा लेने इसको, आ भी चुकी है ये। सोरेनसन के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का आधार होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार बनाया है? सोरेसन ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से होता है, वेरी मोस्ट। सेफर के अनुसार अभिप्रेरणा क्रिया की ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रणोद के द्वारा उत्पन्न होती है और समायोजन द्वारा पूर्ण होती है। सेफर ने प्रणोद को कारक, मतलब टेंशन, खिंचाव बल को कारक बताया अभिप्रेरणा का, और समायोजन से खत्म इसका काम बताया। जैसे ही समायोजन होता है तो अभिप्रेरणा होती है वो खत्म हो जाती है सेवर के अनुसार। अब देखिए अपन कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या है? इस प्रकार अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक कारक या मनोदशा, व्यक्ति की ऐसी मनोदशा है जो किसी व्यक्ति को क्रिया तथा व्यवहार को प्रारंभ करने, कोई भी कार्य शुरू करने की प्रवृत्ति को जगा देता है अंदर, और व्यवहार की दिशा को निश्चित करता है,
जिससे व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और अभिप्रेरणा मनुष्य के किसी निश्चित व्यवहार को बनाए रखने का कारक होता है। बार बार फेल होने के बाद में भी व्यक्ति पढ़ाई क्यों करता है? अंदर से मोटिवेटेड है। अगर आदमी की अभिप्रेरणा खत्म हो जाती है तो वो बार बार उस कार्य को नहीं करेगा। अर्थात किसी भी निश्चित व्यवहार को बनाए रखने के लिए आंतरिक कारक कौन सा होता है? अभिप्रेरणा होता है। मोस्ट लगा लेना। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी अवस्था से है जिस अवस्था से के उत्पन्न होने पर व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है। अंदर से बेचैन हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं, और इस बेचैनी को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है, कोई भी एक स्पेशल कार्य करता है। मोटिवेट होने के बाद व्यक्ति की यह दशा आंतरिक होती है क्योंकि इसकी उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, कमी या इच्छा। इसकी उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता, कमी या इच्छा से होती है। कभी भी मोटिवेटेड होगा व्यक्ति तो या तो आवश्यकता, कमी या फिर इच्छा से होगा। जैसे कभी कभी टीचर होता है वो बाहरी तरफ से मोटिवेटेड कर देता है बच्चे को, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकाऊ होती है। स्वयं मोटिवेशन भी अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन वो आगे के पार्ट्स में आएगा। इस कमी या इच्छा को पूर्ति करने हेतु व्यक्ति एक खास प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करता है या फिर स्पेशल रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया करता है। अभिप्रेरणा वह कारक है जो हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। अगर मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो अपना जीवन रुका हुआ सा रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक उत्तेजना। मनोविज्ञान का हिंदी में अर्थ होगा इंटरनल एक्साइटेशन। अब देखिए, अभिप्रेरणा की विशेषताएं अपन पढ़ते हैं। ये जो विशेषताएं होती हैं वो लगभग आपकी डेफिनेशन के आधार पर होती है, कंक्लूजन। और ये इसको मोस्ट लगाना है टॉपिक को। अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था को कहते हैं। यह अवस्था काल्पनिक होती है। इसे व्यक्ति के शरीर के भीतर ठोस रूप से नहीं देखा जाता। ठोस रूप से न होकर कैसे होती है? काल्पनिक होती है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति आंतरिक अवस्था में कुछ क्रियाएं करता है। आंतरिक जो अवस्था उत्पन्न हो जाती है उसके कारण से कोई ना कोई एक्टिविटी उत्पन्न करता है। अभिप्रेरणा में उत्पन्न क्रियाओं से व्यक्ति को निश्चित दिशा में यानी उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति होता है उसकी क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर जाता है। अर्थात अभिप्रेरणा में एक निश्चित लक्ष्य होता है और व्यक्ति का व्यवहार प्रेरित होता है। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक वह जारी रहता है। ये व्यवहार है वो उत्पन्न होने के बाद में उद्देश्य प्राप्ति के जारी रहता है, चलता रहता है। अभिप्रेरणा में उत्तेजनशीलता व क्रियाशीलता पाई जाती है। एक्साइटेशन और एक्टिविटी पाई जाती है। और कहाँ तक पाई जाती है? उद्देश्य की प्राप्ति तक पाई जाती है। जब तक उद्देश्य प्राप्त नहीं होता तब तक ये क्रियाशीलता चलती रहती है। किसी के व्यवहार को अभिप्रेरित व्यवहार कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह चयनात्मक हो, सेलेक्टिव हो। देखो, कोई भी व्यक्ति होता है केवल हंस रहा है, हंसना भी एक व्यवहार है, रोना भी एक व्यवहार है। तो ये व्यवहार होते हैं वो अभिप्रेरणा में शामिल नहीं किए जाएंगे। चयनात्मक व्यवहार हो। चयनात्मक का मतलब होता है जो एक नॉर्मल व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है और डेफिनेट व्यवहार प्रदर्शित करता है कि हाँ वो केंद्रित प्रतीत होता है, उसे कहेंगे चयनात्मक व्यवहार। तो अभिप्रेरित व्यवहार के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है कि वह चयनात्मक होना चाहिए। ये प्रश्न आ सकता है आपके। अभिप्रेरित व्यवहार से संतुलन व समायोजन की प्राप्ति होती है। इस व्यवहार के कारण संतुलन, बैलेंस बनता है और समायोजन, एडजस्टमेंट की प्राप्ति होती है। अभिप्रेरित व्यवहार के पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरक अवश्य होता है। इस व्यवहार के पीछे अभिप्रेरक को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिव। मोटिव जरूर होता है व्यक्ति का। अभिप्रेरणा को अधिगम की प्राणवायु और अधिगम का स्वर्ण पथ कहा जाता है क्योंकि अभिप्रेरणा अधिगम हेतु आवश्यक स्थिति है। इसको भी मोस्ट लगा लेना। अधिगम की प्राणवायु कहलाती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का संप्रत्यय इस बात पर फोकस करता है कि व्यक्ति में गति कैसे आती है, मतलब व्यक्ति कैसे चालू होता है, किसी भी कार्य को करना कैसे प्रारंभ करता है। अभिप्रेरणा क्यों का उत्तर होता है। अभिप्रेरणा एक ध्यान केंद्रित व उत्साही प्रक्रिया होती है। इसको मोस्ट लगा लेना। क्यों का उत्तर निम्न में से मिलता है। अभिप्रेरणा से, अधिगम से, तो आप अधिगम मत करके आना।
अभिप्रेरणा करके आना है वहाँ पे, याद रखना। अभिप्रेरणा आवश्यकता से उत्पन्न होती है, इसको मोस्ट लगा देना। अभिप्रेरणा में निरंतरता पाई जाती है, रेगुलर, मतलब कोई भी व्यवहार प्रदर्शित करता है व्यक्ति तो वो रेगुलर बन रहा है तो ये अपन कहेंगे मोटिवेटेड है। अगर वो कभी कभी बन रहा है तो फिर नहीं होगा। अभिप्रेरणा साध्य साधन होता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अभिप्रेरणा कोई भी कार्य होता है उसका एक मीडिएटर होता है। मीडिएटर का मतलब होता है इस अभिप्रेरणा के माध्यम से अपन अपने किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं। तो ये साध्य न होकर साधन हुआ, इसको भी मोस्ट लगा लेना, प्रश्न आ सकता है। अभिप्रेरणा एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलने वाली। अभिप्रेरणा व्यक्ति की शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। अभिप्रेरणा होती है शारीरिक कंडीशन के कारण और मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण भी प्रभावित होती है। अभिप्रेरणा दो मुख्य स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अपन। अब आता है तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, वो आता है अभिप्रेरणा का चक्र, मोटिवेशन साइकिल। इनके अंग्रेजी लिखना यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, आपको नोट्स जो आएंगे उनके अंदर इसकी इंग्लिश भी हो जाएगी, मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा। आवश्यकता, अभिप्रेरणा के चक्र के अंदर अभिप्रेरणा एक चक्र के रूप में चलती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, एक साइकिल होता है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा चलती रहती है। तो ये किस तरह से चलती है, इसके अंदर तीन मुख्य तत्व होते हैं, एक तो आवश्यकता, एक प्रणोद और एक प्रोत्साहन या लक्ष्य। अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये है इसका डायग्राम, आप सभी को दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन में फिट कर देता हूँ। तो देखिए ये एक अभिप्रेरणा का चक्र है, अभिप्रेरणा चक्र इसको कहते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको दिख रही है आवश्यकता, दूसरी चीज आपको दिख रही है अंतर्नोद, तीसरी चीज उद्वेलन, चौथी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, पांचवी है आपकी उपलब्धि और छठी है उद्वेलन की कमी और सातवीं है आवश्यकता। तो इस तरह से ये चलती रहती है, 6 चीज होती हैं। लेकिन इनमें से जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हैं आवश्यकता, अंतर्नोद और उपलब्धि। आवश्यकता, अंतर्नोद और उपलब्धि, इसको लक्ष्य भी कहते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी, अन्य चीजें भी इसी चक्र के अंदर आती हैं। एक एक को मैं बता देता हूँ। आवश्यकता, किसी भी चीज की कमी प्रदर्शित होते ही अपने को उस चीज की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अंतर्नोद, अंतर्नोद एक व्यक्ति के अंदर से कोई टेंशन हो जाती है, दिमाग के अंदर तनाव हो जाता है, उसे अंतर्नोद कहते हैं। ये एक्चुअल के अंदर ड्राइविंग होती है। उद्वेलन, उद्वेलन को मारवाड़ी में अगर मैं कहूँ तो जिसको बेचैनी कहें या घाड़ में थोड़ लग गई मेरे, तो ऐसे कहते हैं ना, घाल में लग गई मेरे। तो जो बेचैनी होती है उसको उद्वेलन कहते हैं। अंदर से व्यक्ति अगर अपने अंदर बेचैनी महसूस करता है तो अंतर्नोद, टेंशन होने के बाद में बेचैनी होती है। बेचैनी होने के बाद में अपना जो व्यवहार है वो बदल जाता है और वो लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार हो जाता है व्यक्ति का। फिर उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब अपने गोल की प्राप्ति, अपनी जो भी चीज चाहिए थी लक्ष्य की प्राप्ति। फिर लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात जो अवस्था होती है वो बहुत ही आनंदमय अवस्था होती है व्यक्ति की, और उसके अंदर उद्वेलन की कमी हो जाती है, अर्थात बेचैनी की कमी हो जाती है। फिर बेचैनी की कमी होने के बाद में धीरे धीरे व्यक्ति काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद करता है वैसे वैसे फिर उसके अंदर आवश्यकताएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। फिर आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, फिर वही साइकिल चलता रहता है। उद्वेलन की कमी होने के कारण व्यक्ति इस लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के अंदर कमी ला देता है। उपलब्धि के बाद की चीज है, उपलब्धि के पहले तो ये व्यवहार रहेगा, उपलब्धि के बाद में इस व्यवहार के अंदर कमी आ जाएगी, फिर इसके अंदर कमी आ जाएगी, टेंशन के अंदर कमी आ जाएगी, तो आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी वापस से। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। आप किसी भी सामान्य साइकिल से, किसी भी सामान्य चीज से भी, आप जैसे मैं आपको कहूँ खाना खाना है, भूख लगी, आवश्यकता लगी, टेंशन हुई कि खाना कहाँ से लेके आए, बेचैनी हो गई कि मेरे को तो खाना चाहिए, फिर आपने खाना खाया, स्टार्ट किया, खाना मिल गया आपको, और खाने, यहाँ पर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब खाना खोज लिया आपने, खाने को कहीं भी देखने लगे कहाँ से खाना खाएं, मिल गया यहाँ पे। जैसे जैसे खाना खाते जाएंगे वैसे वैसे उद्वेलन में कमी होगी, बेचैन में कमी होगी। जैसे आप धाप जाएंगे, धाप जाने का मतलब क्या होता है,
जैसे आप पूरी तरफ से आपकी भूख में कमी हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, धाप जाना मतलब तृप्त हो जाना, तो उद्वेलन में कमी हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद में, घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद में आपको फिर से भोजन भूख लग जाएगी। अब देखिए एक एक चीजों को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता क्या होती है? किसी आवश्यक वस्तु की न्यूनता, अर्थात अपने को जो चाहिए वो चीज अपने को नहीं मिले तो उसे आवश्यकता कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार कमी या अति की शारीरिक अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। देखिए वुडवर्थ ने बहुत अच्छी डेफिनेशन की है। कोई चीज की कमी होना और कोई चीज की अधिकता होना, ये दोनों ही चीजें क्या कहलाती हैं? आवश्यकता कहलाती हैं। जैसे आपके पास पैसों की कमी है, तो पैसों की कमी है तो ये आपकी पैसे आवश्यकता बन गए। अब देखिए जैसे मान लो आपके पास पैसों की अधिकता है, तो ये कमी, ये आवश्यकता कैसे बने? अगर आपके पास पैसों की अधिकता है तो वो जो अधिकता है वो भी आपको अंदर से हलचल मचा देगी, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। कहते हैं ना पैसा आने के बाद में कूदता है आदमी। तो इसी तरह से वुडवर्थ ने अच्छी डेफिनेशन दी है। कमी या अति की शारीरिक अवस्था मतलब क्रियात्मक जो अवस्था होती है वो आवश्यकता कहलाती है। शरीर में आवश्यकता किस प्रकार से संचालित होती है, इस हेतु सबसे पहले कैनन ने, इसको मोस्ट लगा लेना, कैनन ने एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ये क्या था? बायोलॉजी से रिलेटेड थे कैनन। तो कैनन के अनुसार हमारे शरीर में आंतरिक संतुलन बहुत आवश्यकता है। अंदर से बिल्कुल बैलेंसिंग होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जिसको साम्य कहते हैं। हमारा शरीर इसको मशीन की तरह बैलेंस करता रहता है, संतुलन को संपादित करता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर कम हो गया, तो मस्तिष्क है वो सारे के सारे संबंधित अंगों के अंदर उस सूचना को क्या कर देगा? प्रसारित कर देगा। जैसे आमाशय के अंदर, जीभ के अंदर, गले के अंदर, आंतों के अंदर इस चीज को क्या कर देगा? प्रसारित कर देगा। इसके पश्चात आमाशय में संकुचन प्राप्त होता है। संकुचन जैसे होगा, आपके मरोड़े चलेंगे पेट के अंदर, तो आपको भूख लगेगी। भूख लगते ही भोजन प्राप्ति की आवश्यकता होगी। भोजन प्राप्ति के बाद में आवश्यकता की कमी हो जाएगी और हम साम्य को प्राप्त कर लेंगे। साम्य का मतलब होता है इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस प्राप्त कर लेंगे। यह प्रणाली जो संतुलन बनाए रखने के लिए शामिल होती है, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। यहाँ पे स्टासिस न लिख के स्टेसिस लिख लेना आप। इसको समवस्थान भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या कहते हैं? समवस्थान। सम अवस्थान। भूख, प्यास, पसीना इत्यादि होम्योस्टेटिस अवस्था के ही उदाहरण हैं। समवस्थान मुख्य रूप से 2 कार्य करता है, इसको मोस्ट लगा लेना। यहां से देखो भाई प्रश्न उठ सकता है, केनन होम्योस्टेटिस फलाना डिमका। असंतुलन होने पर अभिप्रेरक की उत्पत्ति करता है समवस्थान, और असंतुलन दूर होने के बाद साम्यावस्था को प्राप्त करवाता है। ये 2 मुख्य कार्य समवस्थान के कार्य होते हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को अभिप्रेरण चक्र का प्रथम सोपान मानते हैं। अभिप्रेरणा चक्र की पहली जो सीढ़ी है वो आवश्यकता होती है। वेरी वेरी मोस्ट। सामान्य रूप से किसी वस्तु की कमी अथवा अधिकता को आवश्यकता कहते हैं। ये आपको पहले बता ही चुका हूँ। आवश्यकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। शारीरिक आवश्यकताएं, इनको जैविक आवश्यकताएं भी कहते हैं, या सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये हो गई शारीरिक आवश्यकताएं, जरूर है, जीवन के लिए जरूरी है। और ये सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जैसे प्रेम, संबंध, सुरक्षा, उपलब्धि, आत्मसम्मान, जिज्ञासा। ये चीजें व्यक्ति की सामाजिक रूप से उपस्थिति के लिए आवश्यक होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण सोपान माना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो सोपान है किसका? मोटिवेशन का, वो होती है आवश्यकता। यदि व्यक्ति को आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी तो अभिप्रेरणा चलेगी ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आवश्यकता से ही प्रेरक उत्पन्न होते हैं, ड्राइव उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो टॉपिक होता है, दूसरा जो कारक होता है, वो आता है अंतर्नोद, प्रनोद या चालक। इसको अंग्रेजी में कहेंगे ड्राइव। ड्राइव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंग्रेजी नहीं है।
आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद किसके कारण से उत्पन्न होता है? आवश्यकता के कारण से। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, यही प्रश्न छपेगा। ये मान लो जब प्राणी में आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इससे उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वह पहले से अधिक सक्रिय या तनावपूर्ण लगने लग जाता है। तो टेंशन की जो अवस्था होती है व्यक्ति के अंदर, यदि खिंचाव हो जाता है दिमाग के अंदर, तो उसे कहते हैं अंतर्नोद या प्रनोद। अतः किसी आवश्यकता के कारण जो तनाव या उद्वेलन होता है, अंदर जो बेचैनी होती है, वह प्रनोद या अंतर्नोद कहलाता है। सेफर्ड के अनुसार चालक शरीर की आंतरिक क्रिया दशा है जो हमें क्रियाशील बनाती है या विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रदर्शित करती है। चालक व्यक्ति की आंतरिक क्रिया दशाएं होती हैं। नेक्स्ट चीज आती है उद्वेलन, जिसको बेचैनी कहते हैं। अंतर्नोद के पश्चात किसी व्यक्ति के द्वारा तीव्रता से लक्ष्य की ओर निर्देशित होने की प्रवृत्ति उद्वेलन, मतलब बस चले जाएं, इसे कहेंगे उद्वेलन। नेक्स्ट आता है प्रोत्साहन या लक्ष्य। अभिप्रेरणा चक्र का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सोपान लक्ष्य होता है। लक्ष्य तथा प्रोत्साहन वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसे कहेंगे अपन लक्ष्य। इसकी प्राप्ति हेतु आवश्यकता व प्रनोद में कमी आती है। यदि व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में आवश्यकता की कमी हो जाती है और प्रनोद अर्थात टेंशन की कमी हो जाती है। प्रोत्साहन या लक्ष्य दो प्रकार का होता है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट नौकरी लग गई, सेकंड नौकरी लगना कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि मोटिवेशन वहां पे चला जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति क्या कर देती है? मोटिवेशन को कमजोर कर देती है। एक एक चीज महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप बहुत ही समझदार और ब्रिलियंट माइंड के स्टूडेंट हैं। प्रोत्साहन या लक्ष्य दो प्रकार का होता है। धनात्मक, इसमें व्यक्ति इनकी ओर जाता है। धनात्मक लक्ष्य क्या होते हैं? जिनकी ओर व्यक्ति खींचा चला जाता है। ऋणात्मक लक्ष्य क्या हो जाते हैं? जिनकी तरफ व्यक्ति जिनसे दूर भागता है। अब आती है नेक्स्ट जो स्टेप होता है अधिगम चक्र के अंदर, अभिप्रेरणा चक्र के अंदर, वो आता है उपलब्धि। उपलब्धि प्राप्त होने के पश्चात, लक्ष्य की प्राप्त होने के पश्चात की जो अवस्था होती है उसे उपलब्धि कहते हैं। इस स्थिति में लक्ष्य का आनंद उठाया जाता है। उपलब्धि में क्या किया जाता है? लक्ष्य का आनंद उठाया जाता है। उपलब्धि के पश्चात उद्वेलन में कमी आ जाती है, अर्थात व्यक्ति की बेचैनी कम हो जाती है। उद्वेलन का मतलब कोई भी कार्य करने की प्रवृत्ति होती है वो शिथिल पड़ जाती है। अभिप्रेरणा का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक यह पूर्णतया साम्यावस्था में नहीं पहुंच जाती। अभिप्रेरणा का चक्र कब तक चले जाएगा? जब तक साम्यावस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक ये चलती रहती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अपन ने मोटिवेशन पढ़ा, मोटिवेशन की परिभाषाएं पढ़ी और उसके बाद मोटिवेशन चक्र और उसके मुख्य सोपान पढ़े। अगली कक्षा में मोटिवेशन को फिर से लेकर चलेंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।